नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम जौहर प्रथा के बारे में। जौहर प्रथा क्या है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में हमने नगरवधु, देवदासी और सती प्रथा के बारे में चर्चा कर ली है, तो उसको जाके आप सुन सकते हैं इसी चैनल पर। और सुनने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। तो डेली करंट अफेयर्स एवं न्यूज़ एनालिसिस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जौहर प्रथा भारतीय इतिहास, विशेषकर मध्यकालीन राजपूताना के इतिहास का एक अत्यंत मर्मस्पर्शी और जटिल अध्याय है। यह केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक मानसिकता का प्रतीक थी। जौहर प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें महिला अपने पति के सम्मान के लिए, अपने खुद के सम्मान के लिए अपने प्राण को त्यागती थी। प्राण त्यागने का भी एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाता था। जौहर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द जतुगृह यानी कि लाख का घर या जीवहर यानी कि जीवन का अंत से मानी जाती है। ऐतिहासिक संदर्भ में यह राजपूत महिलाओं द्वारा अपनी गरिमा, सम्मान और सतीत्व की रक्षा के लिए की जाने वाली सामूहिक आत्मदाह की परंपरा थी। इसमें महिलाएं एक साथ एक अग्निकुंड में अपने आप को समा देती थीं और अपने परंपराओं का, अपने राज्य का, अपने गौरव का कहीं ना कहीं रक्षा करने के लिए अपने आप को न्यौछावर करती थी। यह प्रक्रिया तब अपनाई जाती थी जब युद्ध में ये पता चल जाए, ये निश्चित हो जाए कि अब राज्य के राजा युद्ध हार जाएंगे या शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाएंगे। और उस समय ये स्थिति इस प्रकार से पता चलती थी, जब राजस्थान में अक्सर इसको देखा जाता है कि राजा जब कहता कि हम केसरिया करेंगे, तो ये उस स्थिति में समझ में आता था कि अब निर्णायक युद्ध होने वाला है। और डर ये होता था कि शत्रुओं द्वारा बंदी बनाए जाने व महिलाओं को अपमानित करने की जो एक दुराचारियों की व्यवस्था थी, उससे बचने के लिए सती प्रथा किया जाता है। अक्सर लोग सती प्रथा और जौहर को एक ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अपमानित होने से बचने के लिए, किसी दुष्ट के हाथों अपने आप को सम्मान, अपनी गरिमा को नष्ट करने से बचाने के लिए जौहर किया जाता था। सती प्रथा के बारे में हमने बताया था कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय था, जहां पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठती थी या जबरन उसको उसमें जला दिया जाता था। तो ये सती प्रथा थी। लेकिन जौहर एक सामूहिक क्रिया थी जो युद्ध की स्थिति में पति की मृत्यु से पहले या शत्रु के किले में प्रवेश करने की आशंका पर की जाती थी। जौहर अकेले नहीं होता था, यह साका नामक एक बड़ी घटना का हिस्सा था। साका 2 चरणों में पूर्ण होता था, जौहर और केसरिया। जैसा कि अब हमने कहा कि राजा केसरिया यानी कि पगड़ी या वस्त्र बांधता था। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, डिटेल से बताएंगे। जौहर, महिलाएं अग्निकुंड तैयार करती थीं, उसमें ढेर सारी लकड़ियां जलाई जाती थी, एक कुंड बना होता था और मंत्रों के बीच पवित्र मंत्र बोले जाते थे। अपनी संतानों के साथ उसमें कूद जाती थी। वे अपने सबसे अच्छे परिधान और आभूषण पहनती थी जो उनके सुहाग का प्रतीक होते थे। महिलाएं सज संवर कर आत्मदाह करती थीं। केसरिया, महिलाओं के अग्नि में समाहित होने के बाद पुरुष केसरिया बाना धारण करते थे, यानी कि एक पगड़ी बांधते थे, जो सर पे वस्त्र होता था उसे बांधते थे और वे किले के द्वार खोल देते थे और अंतिम सांस तक शत्रु से लड़ते थे। उनका उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि वीर गति को प्राप्त करना होता था। और जब भी केसरिया बांधा जाता था तो हमने बताया कि निर्णायक युद्ध होता था, आर या तो पार। जब जौहर और केसरिया दोनों संपन्न होते थे, तभी उसे पूर्ण साका कहा जाता था। जौहर प्रथा का उदय मध्यकालीन भारत के उन संघर्षों के दौरान हुआ जब विदेशी आक्रमणकारियों, जैसे मुगल शासकों में देखें तो खिलजी, मुगल, तुर्क, ये सब जब भारत आए, भारतीय राज्यों पर इनका दबाव बढ़ा, तो इसके कई सारे फैक्टर निकल के आए। ये क्या करते थे कि राज्यों को लूटते थे, पहले लूटते थे, फिर उन पे कब्जा करते थे, वहाँ की महिलाओं को दासी बनाते थे, उनके साथ दुराचार करते थे।
आक्रमणकारी सेनाओं द्वारा महिलाओं के साथ किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार और दास्ता से बचने के लिए इसे अंतिम विकल्प माना गया। राजपूत समाज में प्राण जाए पर वचन न जाए और सम्मान ही जीवन है के सिद्धांत को सर्वोपरि माना जाता था। तत्कालीन युद्धों में विजित पक्ष की महिलाओं को युद्ध के माल के रूप में देखा जाता था, यानी कि युद्ध में जीते गए जैसे आभूषण हुए, अनाज हुए, यानी कि एक वस्तु के भांति, एक प्रोडक्ट के भांति उसको देखा जाता था और उसको आपस में बंटवारा कर लिया जाता था। जौहर इस अपमान को रोकने का एक कठोर मार्ग था। इतिहास में चित्तौड़गढ़ जौहर का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ 3 प्रमुख जौहर हुए हैं। पहला जौहर 1303 ईस्वी में सुनने को मिलता है इतिहास में रानी पद्मिनी की, जिसे पद्मावत के नाम से आप समझ सकते हैं। पद्मावत एक फिल्म भी आई थी। यह इतिहास का सबसे चर्चित जौहर है। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जनश्रुतियों के अनुसार वह रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित था। बताया जाता है कि उसने ये सुन रखा था कि चित्तौड़गढ़ की जो रानी है वो बहुत ही सुंदर है और ना उसे राज्य चाहिए था, ना ही उसे दौलत चाहिए था, उसे सिर्फ पद्मिनी चाहिए थी। और पद्मिनी को आज राजस्थान में एक माँ का दर्जा भी दिया जाता है। तो इस आक्रमणकारी दुराचारी खिलजी ने जब आक्रमण किया, दिल्ली का सुल्तान था, तो राणा रतन सिंह युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने केसरिया कर लिया। तब रानी पद्मिनी ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं 16,000 महिलाओं के साथ जौहर किया था और इतिहास की सबसे बड़ी घटना में से एक थी। और इससे जौहर के साथ साथ हम ये भी मानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारतीय हिंदू राजपूत महिलाओं का कहीं ना कहीं हत्या किया, क्योंकि उसी के कारण 16,000 महिलाओं ने एक साथ जौहर किया था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1535 के आसपास, तब राजमाता कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। सहायता समय पर न पहुंचने के कारण रानी ने हजारों महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश किया। कुछ इतिहासों में लिखा जाता है कि कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी, लेकिन हुमायूं को रोकने के लिए सुल्तान बहादुर शाह ने इस्लाम का हवाला दिया और बोला कि हुमायूं तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इस्लाम के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने धर्म को बढ़ा रहे हैं और इस महिला का चीरहरण होना चाहिए। तो रानी कर्णावती ने अपनी आन बान शान के लिए हजारों महिलाओं के साथ अग्नि में प्रवेश किया था। इसी तरह अकबर का आक्रमण हुआ था। तीसरा जौहर जो 1567 से 68 के आसपास माना जाता है, अकबर की सेनाओं के विरुद्ध लड़ते हुए जब जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए, तब किले की महिलाओं ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुना था। बहुत से उदाहरण और भी देखने को मिलते हैं। रणथंभौर का जौहर 1301 ईस्वी में हमीर देव की पत्नी रानी रंगा देवी के नेतृत्व में यहाँ जल जौहर का उल्लेख मिलता है। जल जौहर, अभी हमने जौहर का बात किया जिसमें अग्नि कुंड में महिलाएं प्रवेश करती थी, लेकिन जल जौहर यानी कि जल में प्रवेश करती थी। जैसलमेर के अंदर भी जौहर का प्रमाण मिला। यहाँ 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। तीसरे साके में वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन समय के अभाव में महिलाएं जौहर नहीं कर पाई और तलवारों से अपनी जान दे दी। इसे अर्ध साका कहते हैं, यानी कि तलवारों से महिलाओं ने अपनी गर्दन को उतार दिया अपनी आन बान शान के लिए। आज के युग में मानवाधिकार और स्त्री विमर्श के नजरिए से जौहर को एक दुखद और भयानक प्रथा के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन मानवाधिकारों को क्या ये नहीं दिखाई देता है कि दुराचारी, पापी, अत्याचारी जो मुगल शासक भारत में आए थे, उन्होंने जो भारतीय महिलाओं के साथ किया, भारतीय स्त्रियों के साथ जो किया, क्या उस स्थिति में महिलाएं अपने आप को एक जानवर की तरह, एक वस्तु की तरह समझकर अपने आप को लोगों के सामने लुटवाती जाती, अपनी आन बान शान, अपनी सम्मान को लुटा देती? तो आज के युग के जो मानवाधिकार हैं, स्त्री विमर्श हैं, उनको इतिहास के परिप्रेक्ष्य में उस समय कालखंड की घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। महिलाओं के पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि शत्रु का बंदी बनने का अर्थ जीवन भर नरक था, दास्ता था, वेश्यावृत्ति थी या उनका शोषण था। कुछ विद्वान इसे समाज
की देन मानते हैं, जहां स्त्री का अस्तित्व केवल पुरुष के सम्मान से जुड़ा था। हालांकि उस समय की परिस्थितियों, युद्ध की विभीषिका और आक्रमणकारियों के क्रूर इतिहास को समझे बिना जौहर पर कोई टिप्पणी अधूरी हो जाती है, और वो समय की मांग थी और उस समय जौहर करना एक जरूरी विषय था। जौहर भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो त्याग, बलिदान और अदम्य साहस की पराकाष्ठा को दर्शाता है। यह उन महिलाओं की कहानी है जिन्होंने अपने अस्तित्व और धर्म की रक्षा के लिए मृत्यु को एक उत्सव की तरह गले लगा लिया। यद्यपि समाज के सभ्य समाज में ऐसी प्रथाओं का कोई स्थान नहीं है, किंतु इतिहास के संदर्भ में यह राजपूत वीरता और अस्मिता का अमिट प्रतीक बना हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आप राजस्थान की तरफ रुख करें तो इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश जरूर करें। हमने रानी पद्मावती की बात की। चित्तौड़ की कहानियों में इनका जिक्र मिलता है और बड़े गर्व के साथ इसे कही और सुनी जाती है। दावा किया जाता है कि जौहर का सहारा लेकर पतिव्रता स्त्रियां अपनी आन बान की रक्षा करती थीं। इस तरह शत्रुओं के हाथों में पड़ने से खुद को बचाती थीं। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत से बाहर कुछ और प्राचीन गाथाओं में रानी पद्मिनी के जीवट का उल्लेख मिलता है। एक अनाम लेखक की पुस्तक पद्मिनी समियो यानी कि पद्मिनी चरित्र और जटमल की रचना गोरा बादल में ये उल्लेख है। दावा है कि ये दोनों किताबें 17वीं सदी के पूर्वार्ध में लिखी गई थीं और कुछ पुस्तकालयों में उनकी पांडुलिपियां सुरक्षित बताई गई। पद्मिनी समियो के 158 पद और गोरा बादल के 146 पद असल में चित्तौड़ के रण के अलावा रत्नसेन के प्रति रानी के प्रेम, राघव चेतन की चालबाजी और सुल्तान खिलजी के आक्रमण का वर्णन तो करते हैं, लेकिन जौहर के बारे में कुछ विशेष नहीं बताते। इसकी बजाय मध्यकालीन इतिहास के जानकार ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल की किताब रानी पद्मिनी चित्तौड़ का प्रथम जौहर इस प्रथा के बारे में विस्तार से चर्चा करती है। किताब के एक अध्याय में तीनों प्रथाओं सहगमन यानी कि सती होना, जौहर और साका पर रोशनी डाली गई है। इसके मुताबिक चित्तौड़ के प्रसंग में पहला जौहर वर्ष 1303 में, दूसरा 1535 में और तीसरा 1567 में हुआ। सतीत्व की रक्षा करने के अंतिम विकल्प के रूप में स्त्रियां किसी कुंड में अथवा चिता सजाकर खुद को आग के हवाले कर देती थीं। स्त्रियों का आत्मदाह जौहर कहलाता था, जबकि पुरुष ऐसा करें तो उसे साका कहा जाता था। सब कुछ हमने डिटेल में आपको बताने की कोशिश की। जौहर की प्रथा का उल्लेख कई विदेशी इतिहासकारों ने भी किया है। उनमें से एक है मार्गरेट पी बॉर्टिन। उनकी किताब एथिक्स ऑफ सुसाइड में भारत में प्रचलित सती प्रथा का विवरण दिया गया है। उन्होंने लिखा है, राजपूत महिलाएं अपने सम्मान को अपनी जिंदगी से ऊपर स्थान देती थीं। यह भी बताया जाता है कि जौहर करने से पहले राजपूत स्त्रियां दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार करती थीं। अपनी किताब सती द ब्लेसिंग एंड द कर्स में जॉन एस हेवले ने लिखा है, शब्द जौहर असल में फारसी शब्द जिवहर का अनुवाद है, जिसका अर्थ जवाहरात, जेम, आभूषण या योग्यता से लगाया जाता है। जौहर में लगाई जाने वाली अग्नि भी पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। जैसा कि हमने कई सारे चीज़ों के जिक्र किए, 1303 का चित्तौड़ किले में रानी पद्मिनी का जौहर, 1535 में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस वक्त वहाँ की रानी कर्णावती राज कर रही थी और उसका उल्लेख हमने किया, जिसमें कोई मदद नहीं किया हुमायूं ने। 1567 का जौहर, इस घटना का उल्लेख आईन अकबरी में भी मिलता है। किताब के अनुसार यह इस किले में किया गया तीसरा जौहर था। जौहर बनाम साका, जिसको हमने अभी आपको बताया, लेकिन चलते चलते इसको आपको थोड़ा सा और बता दें। साका के बारे में ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते। पर यात्री अबुल फजल की किताब आईन अकबरी के मुताबिक बहादुर शाह के हमले के बाद चित्तौड़ के किले में कई जगहों पर आग उठ रही थी, जिससे प्रतीत होता है कि राजपूत सैनिकों ने पकड़े जाने से बचने के लिए आत्मदाह किया। फजल ने लिखा है, 1567 में जब राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया तो उसके बाद पुरुष सैनिक 2-3 के जोड़े में बाहर निकले और उन्होंने खुद को आग के हवाले कर लिया। तो ये रही हमारे भारत की शौर्य गाथा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने आज जौहर के बारे में डिटेल से समझा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं और हिस्ट्री, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता रहता है। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।